भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर राजा, किसान और नगर को हम लोग लाइन बाय लाइन देख रहे थे, जिसमें तीसरे पॉइंट पर हम लोग चल रहे थे जो अधूरा रह गया था। तीसरे पॉइंट को हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे। इसके पहले इस पूरे चैप्टर के समरी का एक वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है, एक क्लास समरी का हो चुका है, जो पूरे चैप्टर का समरी आपको उसमें उपलब्ध है। और लाइन बाय लाइन देखने के लिए यह जो है चौथा वीडियो आपका होगा। तो हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, एक आरंभिक साम्राज्य, जिसमें आपको बताया गया था कि लगभग 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक था और बाद में उसका पोता यानी पौत्र अशोक ने इसमें कलिंग राज्य को भी मिला लिया। इस मौर्य साम्राज्य के विषय में जो जानकारियां मिलती है वो कहाँ से मिलती है? क्या इतिहास उसी समय से लिखा हुआ है? ऐसा नहीं। इतिहास की रचना हाल के 100-200 सालों के अंदर हुई है और ये सभी बातें जो है जहां तहां विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध थे, जिसे इकट्ठा करके और ये इतिहास लिखा गया है। तो मौर्य साम्राज्य के इस इतिहास को लिखने के लिए जिन जिन स्रोतों का उपयोग किया गया है वो आपके बुक में लिखा है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना पॉइंट 3.1, इसको देखिए, हम लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषतया मूर्ति कला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। यूनान के एक राजदूत मौर्य वंश के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उनका नाम था मेगास्थनीज। उन्होंने इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के विषय में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है। आज इस ग्रंथ के कुछ ही अंश उपलब्ध हैं, किंतु उसमें मौर्य वंश के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसके अलावा एक दूसरा उपयोग है दूसरा ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसका उपयोग मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी के लिए किया जाता है, जिसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके मंत्री भी थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। इस तरह से मौर्य काल के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत आपने देखा मेगास्थनीज का इंडिका, चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, संस्कृत वाङ्मय और विभिन्न प्रकार के अभिलेख जो अशोक के समय में लिखवाए गए थे, वह मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का भी प्रचार किया था और उसके अभिलेख पर धर्म के विषय में क्या लिखा हुआ है? बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना शामिल है। अर्थात अशोक के स्तंभ पर धर्म से संबंधित जो है क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार रखना चाहिए, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना चाहिए। ये धर्म से संबंधित अशोक के विचार हैं जो उनके अभिलेखों पर लिखे हुए हैं। अब अगला पॉइंट है 3.2, जिसमें
साम्राज्य का प्रशासन है। देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। आपने देखा कि बलूचिस्तान तक, अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र में थी, पटना, जो वर्तमान पटना के नाम से जाने जाते हैं। और पटना से अफगानिस्तान तक के क्षेत्र पर शासन करना, उस समय कोई टेलीफोन नहीं थे, उस समय संचार के कोई साधन नहीं थे, वायुयान नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, बस नहीं थे। उस समय घोड़ा गाड़ी और पैदल लोग चलते थे। इतने दूरी तक सूचनाओं का आदान प्रदान होना और शासन करना कोई आसान काम नहीं था। वहां पर आक्रमण भी होता तो न्यूज राजा तक पटना पाटलिपुत्र पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा समय लग जाता। फिर किस प्रकार इतने बड़े राज्य प्रशासन किए जाते थे। इसके शासन की सुविधा के लिए कुछ क्षेत्रीय राजधानियां बनाई गई थी। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, भारत में एक केंद्रीय राजधानी दिल्ली में है और हर राज्यों में जो है प्रांतीय राजधानियां हैं। ठीक उसी तरह से मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र में थी और 4 राजधानी अलग अलग बनाए गए थे, स्वर्णगिरी, तोसली, तक्षशिला, उज्जैनी। उज्जैनी, तक्षशिला, तोसली, स्वर्णगिरी, ये 4 क्षेत्रीय राजधानी थे। जो भी निर्णय केंद्रीय राजधानी के द्वारा पटना से लिया जाता था, उन राजधानियों में ये निर्णय पहुंचते थे और उन क्षेत्रीय राजधानी से उसे लागू किया जाता था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसके सड़क भी बहुत बड़े थे। इस पर चलने में महीनों लोगों को यात्रा करना पड़ता था। संभव है कि इन मार्गों पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए होंगे, क्योंकि इतने बड़े राज्य का प्रशासन, इतने बड़े राज्य में परिवहन साधन को देखना आसान नहीं था। इस समय परिवहन के 2 साधन थे, जल मार्ग भी थे और स्थल मार्ग भी थे। और इनकी सुरक्षा के लिए भी सरकारी अर्थात राजा की ओर से व्यवस्था थे। इंडिका में ऐसा पता चलता है कि मौर्य वंश के जो शासक थे या मौर्य शासन में प्रशासन के काम किस प्रकार किए जाते थे उसमें लिखे गए हैं। इसमें बताया गया है कि सैनिक थे, सैनिकों के लिए जो है कोई एक व्यक्ति उसके सेनापति नहीं थे, बल्कि कुछ व्यक्तियों के समूह को एक काम सौंपा गया था जिसे समिति कहा जाता था। इस समिति के द्वारा प्रशासन का काम देखा जाता था। और एक मुख्य समिति थी जो पूरे सेना का संचालन देखती थी और उसके नीचे 6 उप समितियां थी। या 6 उप समितियों को काम बटे हुए थे। एक नौसेना को देखती थी, एक घोड़े वाले सेना यानी अश्व सेना को देखती थी, एक पैदल सेना को देखती थी, एक रथ वाले सेना को, एक हाथी सेना को। इस तरह से विभिन्न सेनाओं को या विभिन्न उप समितियों के द्वारा देखे जाते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए धर्म का भी सहारा लिया था और धर्म प्रचार के द्वारा भी राज्य को जोड़ने का प्रयास किया था। उसने धर्म के प्रचार के लिए एक स्पेशल अधिकारी बहाल कर रखा था जिसे धम्म महामात के नाम से जाना जाता है। इस तरह से मौर्य साम्राज्य बहुत बड़े थे और उसके प्रशासन के कार्य जो है वह बहुत ही बारीकी से किए जाते थे और इसके लिए सेना को लगाया जाता था। यहाँ तक कि मार्गों की सुरक्षा के लिए भी, यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी, यातायात और परिवहन का कार्य देखने के लिए भी सैनिकों की एक टुकड़ी लगे हुए होते थे। अब यह मौर्य साम्राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। मात्र 150 सालों तक ही मौर्य साम्राज्य चल सका। अब हम देखते हैं जो बातें मैंने आपको बताया है, ये लाइन बाय लाइन आपको बुक में क्या लिखा है, इसमें कुछ बचेगा तो हम उसे स्पष्ट कर देंगे। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है
कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी कि बलूचिस्तान था से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं, अर्थात एक जैसा संदेश जो है यहाँ के अभिलेखों पर उत्कीर्ण है। इससे पता चलता है कि साम्राज्य बहुत बड़ा था और पूरे साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही हो ऐसा नहीं लगता है। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा का तटीय क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उनके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। इस तरह से चालाकी से अनेक राजधानियों की स्थापना जो है किए गए। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों का आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में यात्रियों को कई सप्ताह या कई महीने का समय लगता रहा होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में अर्थात इंडिका में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और तीसरी खान पान का संचालन करती थी। दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी अश्वारोहियों, 5वीं रथारोहियों तथा 6ठी का काम हाथी सेना का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार के उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों को नियुक्त करना था। इस तरह से देख रहे हैं सारे काम में सेना को लगाए गए हैं, उनके काम बांटे हुए हैं और विभिन्न उप समितियां उनको देखती हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार के द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस तरह से हम इसका सारांश हम आपको बता चुके हैं कि यह कितना बड़ा राज्य था और किस प्रकार से व्यवस्थाओं के संचालन के लिए सैनिकों का उपयोग किया जाता था। आगे मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इसको देखेंगे। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास जो है एक प्रमुख काल भारत के इतिहास का माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। जब इस इतिहास की रचना की जा रही थी, उस समय भारत किसके अधीन था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। जब ये लोग इतिहास लिख रहे थे और अध्ययन कर रहे थे, तो इन्हें जब
भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना इनको इतिहास में दिखाई पड़ी जो कि बहुत समृद्ध समृद्ध साम्राज्य था। इसका अध्ययन बहुत ही उत्साहवर्धक लगा। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। मौर्यकालीन जो मूर्तियां मिली थी और जो भी पुरातत्व मिले थे, सब जो है मौर्य काल के अद्भुत कला के प्रमाण थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश या अन्य शासकों के अभिलेख से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते हैं। जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि राज अशोक जो है बहुत ही अच्छा शासक था और अशोक बहुत साहसी, बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था और बहुत विनम्र भी था। वह अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगाते थे, जैसा कि उस समय उसके बाद के अनेक राजाओं ने किया है। उस तरह से वह अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ते थे और वह बहुत विनम्र थे, किंतु बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी भी थे। इसलिए इसमें कोई संदेह और आश्चर्य की बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को अपना प्रेरणा स्रोत माना है। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह मात्र 150 सालों तक ही चल पाया, जिससे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली होते हुए भी मात्र 150 साल तक चला, जो कि इस महाद्वीप के लंबे इतिहास में एक बहुत छोटा सा समय माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। देखिए, आप मानचित्र 2 इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उसका अध्ययन करके देखिए कि कहाँ तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार है। इसमें आपको पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और राजवाड़े स्थापित होने लगे। आगे इसमें बताया गया है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इस उपमहाद्वीप में कई नए नए शासक और नए राजवाड़े स्थापित हो गए थे, अर्थात उन सब पर मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण नहीं था। तो आज हमने मौर्य साम्राज्य के विषय में देखा। अब आगे चौथा पॉइंट है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, जो हम अगले क्लास में देखेंगे।